हेलो एवरीवन। इस सप्ताह के वीकली राउंड अप सेशन में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और इस सप्ताह में जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल कवर किया है, 5 न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया है। तो सबसे पहले 15 से लेकर 21 मार्च तक की खबरों को हम लोगों ने संकलित किया है इसमें, और 5 न्यूज़ आर्टिकल जैसे आप लोग देख रहे हैं, और इसके साथ-साथ इन पे आधारित जो है प्रश्न पत्र भी है। चूँकि प्रीलिम्स परीक्षा नज़दीक है, तो ये प्रश्न को लगाना भी आवश्यक होगा, क्योंकि ये इन प्रश्नों पे आधारित प्रश्न तो हैं ही, साथ में इसमें ध्यान रखा जाता है कि मेरे द्वारा कि परीक्षा के ट्रेंड को समझते हुए इस प्रश्नों को फ्रेम किया जाए, एक। तो और क्या दूसरा क्या जो आप सीखोगे इसमें, आपको अपने आप को चेक करने का मौका लगेगा इसमें। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और आप इसको करने के दौरान जो है ना चीज़ों को रिवीजन करोगे, बार-बार मोटिवेट होगे। तो ये मोटिवेशन जो है ना अंतिम तक बना रहना बहुत आवश्यक है इस परीक्षा के लिए। तो इसलिए ये चीज़ें पूरे सप्ताह भर के जो महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं, लेकिन कुछ खबरों को यहाँ पे रखा गया है, और विभिन्न क्षेत्रकों से, विभिन्न विषयों पे आधारित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें आरआरबी में परिवर्तन की सिफारिश। तो हमने पहले जब भी डिस्कस भी किया था, तो ये आपने देखा होगा कि डायरेक्टली क्या है, आरआरबी मतलब बैंकिंग संरचना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण संस्थान। मतलब हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सुना है, ये क्या है, रीजनल रूरल बैंक, मतलब नाम में ही है इसके, क्षेत्रीय आधार पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब ग्रामीण स्तर पे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ऋण की व्यवस्था को उपलब्ध करवाना, और अन्य बैंकिंग सर्विसेज को उपलब्ध करवाने के लिए जो डेडिकेटेड संस्था काम करती है वो आरआरबी है। अब इसलिए इसकी महत्ता को हम लोग समझ सकते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होगा। अगर भारत को कहा भी जाता है कि भारत गाँव का देश है, गाँव में बसता है, और अब भारत को अगर मजबूत बनाना है, विकसित भारत में तब्दील करना है, तो गाँव को मजबूत करना है, और गाँव अगर मजबूत करना है किसी भी अर्थव्यवस्था के की भाषा में मैं बात करूं, तो उनके पास क्या है, पर्याप्त पैसे होने चाहिए, जो कि कहां से हो सकता है, या तो आय सृजित करके, और आय सृजित करने के लिए क्या एक लेवल तक क्या आपको क्या चाहिए, निवेश चाहिए, फंड चाहिए, और फंड कहां से मिलता है, बैंक से। और ये फंड कौन मुहैया करवाता है, ऐसे संस्थान, बैंकिंग संस्थान। तो इसलिए बैंकिंग से जुड़ी हुई जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ। तो ये देखा, पहले भी देखा गया यूपीएससी परीक्षा में, इस प्रकार की जो संस्था जैसे आरआरबी हो गया, नाबार्ड हो गए, जो संस्थाएं हैं, या आप देखोगे जो जो नॉन फाइनेंसिंग जो संस्थाएं हैं, गैर इस तरह से काम करती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो काम करती हैं, एनबीएफसी, नॉन फाइनेंसिंग मैंने बोल दे, एनबीएफसी, उन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऋण तंत्र को मजबूत बनाने में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बार इस पे डबल टिक लगा दे रहा हूं। चले, उसके बाद उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। ये इंडिया जस्टिस करके एक मुहिम है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट करके, उसके अंतर्गत ये जारी की गई उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट। तो डायरेक्टली क्या उपभोक्ता अधिकार संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता मामले के संदर्भ में जो विवाद उभर कर आते हैं कि मैन्युफैक्चरर या विक्रेता के द्वारा जो प्रोडक्ट दिया गया और उसके लिए चार्ज किया गया, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता उस प्रकार की नहीं पाई गई कंज्यूमर। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर राइट्स को प्रभावित करेंगे, और ये कहीं न कहीं क्या है, समाज में न्याय को प्रभावित करेगा, कल्याण को प्रभावित करेगा कि हम और आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी गारंटी ही ना हो कि उसकी कि गुणवत्ता क्या हो। तो ऐसी व्यवस्था जो है ना, कहीं से भी समाज और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं है। तो एक उपभोक्ता के नाते हम लोग देखें कि हम लोग वही ये हमारे पास ये गारंटी होनी चाहिए कि हम वो कंज़्यूम करें, जो हमारे लिए विभिन्न तरीके से लाभकारी हो। तो ये उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026, इसलिए इसका नाम है क्या, उपभोक्ता न्याय, क्योंकि ये अधिकार और उसके संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसके विशेष पहलुओं पे बात करेगा कि कैसे उपभोक्ता विवाद जो है ना में क्या-क्या कमियां हैं, जिसके आधार पे जो है ना ये उपभोक्ता अधिकार कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है या हो सकता है, और इसमें क्या-क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो मूलतः ये रिपोर्ट इसी पे बात करती है। चलिए, ये भी पेपर टू डायरेक्ट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता अधिकार मामला। भारत के द्वारा नगोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नगोया प्रोटोकॉल हम लोग देखा है कि जैव विविधता संरक्षण, और जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता से प्राप्त जो प्रोडक्ट है, वनस्पति से संबंधित
प्रोडक्ट, मतलब प्लांट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट या सूक्ष्मजीव से संबंधित प्रोडक्ट, उन सब का प्रयोग, अनुप्रयोग कमर्शियल इंटरेस्ट से जब किया जाता है, तो एक बीच में चीजें आती हैं, इंटरेस्ट से शेयरिंग, मतलब लाभ का साझाकरण एक मुद्दा आता है कि लाभ किसे दिया जाना चाहिए, जो उस प्रोडक्ट को मार्केट के अनुरूप बनाकर, मतलब उस पर रिसर्च करके मार्केट के अनुरूप बनाकर बेच रहा है और लाभ कमा रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और साथ साथ क्या ये लाभ साझा किया जाना चाहिए उन कम्युनिटी को भी, जो उनको संरक्षित करती आई है। तो कुल मिलाकर नगोया प्रोटोकॉल यही करता है, सीबीडी के अंतर्गत, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत नगोया प्रोटोकॉल यही है, 2010 में जो आया था। तो उस पे क्या है कि भारत सरकार की रिपोर्ट अभी जारी की, पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट कि भारत में इसकी उपलब्धि क्या है। तो इसलिए पेपर 3, पेपर 2 पर्यावरणीय गवर्नेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय गवर्नेंस का जो ढांचा है, हम इसमें बहुत सारी संस्थाएं भी आएंगी इसमें, कि कौन कौन सी संस्थाएं इस संदर्भ में काम कर रही है, मतलब विविधता के संरक्षण और जैव विविधता से उत्पन्न होने वाले लाभ को साझा करने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं, क्या हमारा ढांचा है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये GS2 और GS3 तो है ही, ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, फिर से क्या हुआ, एक अधिकार से संबंधित मुद्दा आ गया। अधिकार मतलब डायरेक्टली क्या, बाल अधिकार से संबंधित, मतलब किसी को गोद लेने के संदर्भ में कि हमारे देश में क्या ढांचा है, कानूनी ढांचा क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें काम करती थी। एक संस्था तो यहाँ पे देख ही रहे हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण संस्था। तो इसमें क्या चीजें हैं, क्या आयाम है, महत्वपूर्ण आयाम इस पे, और भी कौन कौन से कानून के द्वारा ये पूरी की पूरी व्यवस्था, गोद लेने की व्यवस्था भारत में जो है ना गवर्न होती है। तो गवर्नेंस तो डायरेक्ट है ही, अधिकार से संबंधित मुद्दा, क्योंकि बाल अधिकार इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत में स्वदेशी ड्रोन विनिर्माण एकदम ज्वलंत टॉपिक, क्यों, क्योंकि भू राजनीतिक संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और एट ए टाइम पिछले 2-4 सालों में इस प्रकार की स्थिति है कि दुनिया में कहीं ना कहीं 2 या 4 राष्ट्र आपस में जो है ना युद्ध की स्थिति में रहते ही हैं। वर्तमान में भी आप कभी भी देखोगे 2-4 सालों से ये स्थिति रहती है कि कुल मिलाकर अगर छोटे बड़े संघर्षों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 20 से 30 संघर्ष चलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 हफ्ते से ये जारी, जो ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होना और उसके अन्य आयाम, अन्य प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव हो रहे हैं, इन सारी स्थितियों में जो है ना एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है भारत के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो भारत की अपनी सैन्य रक्षा कहाँ है, कहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं, क्या हमारे सामने, क्या हमने संस्थागत तौर पे, संरचनागत तौर पे क्या हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है ड्रोन, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर भी हुआ, उसमें ड्रोन की भूमिका काफी दिखी। ईरान हो रहा है के साथ चल रही है चीजें, ड्रोन हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां भी ड्रोन की करामात दिखी, जिसमें ड्रोन ने हमारी काफी मदद की, सहायक। और पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन का प्रयोग किया गया था काफी बड़े पैमाने पे। तो इसमें जो है ड्रोन की भूमिका, मतलब भविष्य के युद्ध के तौर पे, युद्ध की तैयारी, भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी के तौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग घरेलू स्तर पे देश में, कि युद्ध के समय में, तनाव के समय में हम दूसरे पे निर्भरता नहीं रहे हमारे, बल्कि घरेलू उत्पादन से ही इसकी पूर्ति होती रहे, जिससे कि ये सुरक्षा संबंधित जो आयाम है इसके लिए हम आत्मनिर्भर हों। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है। तो ये जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में से डेवलप करना, और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एक कार्यक्रम में ये बात कही गई। तो ये ड्रोन से जुड़े हुए विभिन्न आयाम पे हम लोग चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। पेपर 2 और पेपर 3 क्योंकि रक्षा नीति है, पेपर 3 मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर भी हो सकता है रोजगार देने के लिए, देश में इन्वेस्टमेंट के ख्याल से। तो ये पेपर 2, पेपर 3 से संबंधित है। इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट न्यूज को अभी हम लोगों ने संकलन किया है। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सारे जो वन्य जीव के संरक्षण का काम करता है, ये मतलब एक तरह से सबसे आधारभूत कानून है जो कि गवर्न करता है। तो इसमें धारा 12 भी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे क्या मामला है। आयोस सागर, यूनिंग में रिपोर्ट 2025, और सिपकीला दर्रा, साउथ पार्स गैस क्षेत्र, और अंत में सुर्खियों में राजस्थान, फुजैरा बंदरगाह। तो चलिए हम लोग पहले
न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज आर्टिकल हमारा अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित आरआरबी। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण स्तर पे बैंकिंग पहुंच को मुहैया कराने के लिए बैंकिंग पहुंच, और बैंकिंग पहुंच होगी तो बैंकिंग सुविधाएं होंगी, जो भी बैंकिंग सेवाएं हैं वो उपलब्ध होंगी, हमें बैंकिंग सेवाएं होंगी। और क्या होगा, ऋण की उपलब्धता होगी, ऋण की उपलब्धता होगी। तो इन सब से क्या होगा, वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए क्या, अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है कि आरआरबी में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने, क्योंकि आरआरबी की जो व्यवस्था है ये बेसिकली क्या, क्षेत्रीय स्तर पे जो ये गैप है बैंकिंग में, हमने देखा होगा कि शेड्यूल कमर्शियल जो बड़े-बड़े बैंक हैं, मतलब सरकारी बैंक या गैर सरकारी बैंक, वो ग्रामीण इलाकों में या टियर 2 टियर 3 टाउन में उनकी शाखाएँ भी नहीं होती। 10-15 साल पहले पीछे चले जाएँ, तो वो बड़ी और कमी थी शाखाओं की। तो इससे क्या है, इससे डायरेक्टली क्या प्रभावित होता है, बैंकिंग वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन अगर प्रभावित होता है, बैंकिंग शाखाएँ उपलब्ध नहीं है, तो सरकार अगर कोई लाभ देना भी चाहती है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही देख लो आप, तो क्या वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो खाता ही नहीं है, सरकार देना भी चाहेगी तो। तो ये काफ़ी बड़ी चैलेंजेस था। तो इसमें जो है डेडिकेटेड तौर पे जो है इस तरह की संस्थाएँ काम करती हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक विभिन्न क्षेत्रकों में जो ये असमानता है, उसको दूर किया जा सके और वहाँ तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच करवाई जा सके और ऋण की सुलभता करवाई जा सके। इसलिए मैं इसमें इसको जोड़ूँगा कमज़ोर वर्ग से, समाज के कमज़ोर वर्ग से। और समाज का कमज़ोर वर्ग जैसे आता है, जाति और वर्ग विशेष को हटाते हुए इसमें आर्थिक रूप से हम देखेंगे तो कृषक सबसे कमजोर वर्ग में, क्योंकि इनकी आय के संदर्भ में मुद्दा हमेशा बना रहता है, ये काफी बड़ा समस्या है। तो इनके पास फंड की कमी है, तो इनको कृषक वर्ग, विद्यार्थी, एक्सपोर्टर, छोटे जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, इन सब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ऋण की उपलब्धता टियर 2 टियर 3 सिटीज में करवाने की बात ये करती है। तो इसलिए आवश्यक है कि इसमें समय के साथ जो है ना बदलाव जो है, आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। तो ये बदलावों को देखेंगे इस आर्टिकल में, और कुछ नहीं है कि वित्त संबंधी जो स्थायी समिति है, स, पार्लियामेंट की, संसद की जो स्थायी समिति है, तो संसद की स्थायी समिति ने ये बात कही कि इसके कामकाज के सुधार के उपाय किए जाने चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे सबसे बड़ा जो आया कि समेकन, कंसोलिडेशन, मतलब संरचनात्मक समेकन। मतलब क्या कि हम देखते होंगे, आप लोग नॉर्थ इंडिया में तो यह है ही, साउथ इंडिया में भी ये है प्रचलन कि किसी भी राज्य से होंगे तो वहां पे एक से अधिक ग्रामीण बैंक होती है, उसमें देखते हैं, और उसमें उत्तर दक्षिण ऐसे होता है, एक से अधिक है। तो इसमें क्या है कि उनका ऑपरेशनल कॉस्ट तो है ही, साथ साथ क्या है उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना उनमें, मतलब क्या, उनके पास खर्च तो बढ़ रहा है उनमें। क्षमता, अगर क्षमता कमानी है, मतलब इनमें क्षमता को बढ़ाना है, क्षमता को और खर्च को कम करना है, तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि सबको एक साथ कर दिया जाए, समेकित कर दिया जाए, जिससे कि उनकी जो फिजिकल अवसंरचना है वो जुड़ जाए, और जो उनका काम करने की जो शक्ति होगी, मजबूती आएगी उसमें। तो यही है कि उनके संसाधनों को एक जगह कर दिया जाए, तो यही समेकन करने का में सफल समापन को किया गया। तो सबसे पहले क्या, समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो सुधार किया गया, पहला सुधार संरचनात्मक समेकन, मतलब सबको, जो कि उनके कार्य संचालन को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। और इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये कि 43 से घटकर कितने हो गए, 28 कर दिया गया है। और इसमें 11 राज्य को कवर किया गया है, और राज्यों में अधिक व्यवहार और सक्षम संस्थाएं सुनिश्चित हुई हैं, यही है फायदा। और बेसिकली ये किसके द्वारा, एक जो इंपॉर्टेंट आ रहा है प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर व्यास समिति, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स 2026 इंपॉर्टेंट, डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिश के आधार पर इन बैंकों का समेकन चरणबद्ध तरीके से किया गया है। ठीक है, और बेसिकली क्या सिद्धांत क्या है, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये मेंस परीक्षा में इस तरह के स्लोगन लिखे जा सकते हैं कि आरआरबी को में सुधार के लिए ये जो प्रयास है काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रभावी हो सकता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ठीक है,
तो समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो समिति की प्रमुख सिफारिश मैंने बताया, जैसे कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए काम करती है। अब कमजोर वर्गों में नाम क्या आता है? प्राथमिकता क्षेत्रक। हमने सुना है, जब बैंकिंग पढ़ते हैं तो बैंकों को जो कुल ऋण देती है ये फिक्स्ड कर दिया जाता है, लॉ ही है, बना दिया गया है ये कि आप 100 रुपए मान लिया जाए ऋण दे रहे हो, तो उसमें से एक फिक्स्ड हिस्सा निश्चित मात्रा में आप इन कमजोर क्षेत्रों को दोगे, जिसमें कृषक है, एमएसएमई है, एजुकेशन लोन हो गया, इन सबको आप एकदम निश्चित मात्रा में इतना देना ही देना है। इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिकता क्षेत्रक लोन। ऐसे क्षेत्र, तो ऐसे लोन क्या है, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेश है ना, तो ऑब्वियसली इनका जो ये डेडिकेटेड भी है ऐसे लोन देने के लिए जिनको नहीं मिल रहा है ऐसे जगहों पे, तो ऑब्वियसली इनका इनके लिए चैलेंजेस अधिक होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रक को ही लोन दे रही है। और उसमें क्या, एक सबसे बड़ा क्षेत्रक जो जो मुद्दा बनता है वो है शिक्षा ऋण, जो कि प्राथमिकता क्षेत्रक का एक बड़ा हिस्सा बनता है। प्राथमिकता क्षेत्र मतलब पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन, ये हम लोग, तो उसमें क्या है, उसमें जोखिम भी है बैंक के, कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत से कारणों से बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया लोन और बच्चे की नौकरी लगने में लेट हुई या उस तरह की चीजें नहीं हुई, ये आम धारणा है। तो इसमें क्या, वो लोन जो है ना एनपीए बनने के चांसेस होते हैं, मतलब यही जोखिम है, सामान्य भाषा में समझे तो यही जोखिम है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए सरकार जो है क्या कर रही है, सरकार ने इसको सपोर्ट करने की बात की है। और ये पूरा का पूरा जो शिक्षा लोन वाला जो बात है, ये एजुकेशन लोन वाली बात किसके तहत चलती है? एक प्रमुख योजना हम लोग ध्यान में रख लेंगे, शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना, CGFSEL। और इसमें सपोर्ट जो इन जोखिम को कम करने के लिए लाभ उठाने पे दिया गया है। और इसमें कितना ऋण है देखिए, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शिक्षा ऋणों में 13.8% की उच्च सकल गैर निष्पादित अस्थियों जैसे जोखिमों को दूर करने में मदद करेगी। मतलब ये ऋण ठीक ठाक मात्रा में है, ठीक है ना। और CGFSEL के तहत क्या, केंद्र सरकार, ये इस योजना के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि तहत केंद्र सरकार क्या करती है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोन कैसे होते हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, कोई कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता है बैंक में। ऐसे ही होता है ना, लोन ऐसे तो मिलता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देनी होती, लेकिन इसकी सीमा है, कितनी सीमा है? 7.5 लाख रुपए तक की गारंटी प्रदान करती है, ठीक है। गारंटी के बिना अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक की गारंटी प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा, तो कुल जो मामला ये है कि जो ऋण दिया जा रहा है वो कितना जोखिमपूर्ण है और कब जोखिमपूर्ण हो रहा है। अगर सही समय पे इसका आकलन लगा लिया जाए कि हमने 100 लोन दिए हैं, 100 में से 20 जो है ना इस जोखिम श्रेणी में, और जोखिम श्रेणी में भी कुछ हाई रिस्क में होगा, कुछ मीडियम रिस्क में होंगे, कुछ लो रिस्क में होंगे। तो ऑब्वियसली तो मैंने 100 बोल दिया, ये तो बड़ा आसान करने के लिए, जनरलाइज्ड करने के लिए, लेकिन बैंक के स्तर पे खास करके जो छोटे लोन दे रही है तो वहां पे हजारों में हो सकता है। तो उनको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता था पहले, क्योंकि है तो ये डेटा ही ना जो उनके अकाउंट बुक में है कि क्या स्थिति है, सबको ट्रैक कर पाना और रियल टाइम में एसेस कर पाना उसको, और तब उसके बाद उसको उस पे काम करने के लिए नीतियां बनाना, यही है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो था, जो मैनुअल चीजें होती थी, तो वो कमजोर था। लेकिन अब एआई अगर अप्लाई कर दिया जाए, एआई, तो क्या ये चीजें आसान हो सकती है? एकदम आसान हो सकती है। ये ट्रैक करना, ट्रैक में से जो हाई रिस्क वाले हैं उसमें काम करना, और उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लान भी बना हुआ है, प्लान दे दिया गया। तो ये चीजें जो है ना हम लोग दे सकते हैं, जिससे क्या कि स्वचालित प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रणाली विकसित हो जाएगा, ऑटोमेटिक, कि सिस्टम ही आपको दिखाने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली उस सिस्टम उसके लिए उस पे जो है ना अपना काम करना प्रारंभ कर देगा कि क्या कारण है, क्या किया जा सकता है। चलिए, उसका आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन। हाँ, अब इसमें यह भी बोला गया कि जो भी उच्च लाभ अर्जित करने वाली संस्थाएं, हम आरआरवीज हैं, उच्च लाभ मतलब उनको लाभ ठीक ठाक है, उनके पास फंड ठीक ठाक है, तो वो क्या करें, वो आईपीओ निकालें। आईपीओ क्या होता है, हम लोग हमने देखा है हमने कि आईपीओ शेयर से पहले की स्थिति होती है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर को बेचती है मार्केट में, लेकिन जो पहली बार आता है वो क्या आईपीओ के रूप में आता है, और उसके बाद जब आईपीओ खत्म हो जाता है तो वो स्टॉक के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है कंपनी, और वही स्टॉक जो है हम लोग द्वितीय बाजार में, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, यही हमने सुना है, तो द्वितीय बाजार में हम लोग वो स्टॉक के रूप में खरीद बेच सकते हैं।
तो कुल मिलाकर यही है कि अपनी अंशधारिता को बेचती है कंपनी, उससे कंपनी को क्या मिलता है? और फंड मिलता है, और वो फंड कहाँ यूज करती है कंपनी? अपने एक्सपेंशन में, अपने आप को मजबूत करने में, अपनी और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में, सिंपल। तो आरआरबी कहाँ करेगी? अगर आरआरबी के पास आईपीओ ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए और आईपीओ के लिए सपोर्ट भी दे दिया जाए, ये भी बोल दिया गया कि सपोर्ट भी करेंगे हम, मार्गदर्शन भी की जाएगी सरकार के द्वारा कि आप आईपीओ निकालो। हमने देखा है कि इस तरह की चीजें जो है ना, व्यवस्था जो है ना, जो जो फाइनेंशियल टूल्स हैं, उसका प्रयोग करके विभिन्न संस्थाएं जो है ना, जो परंपरागत रूप से ऐसा नहीं किया जा रहा था, करके पैसा जमा कर रही हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आरआरबी इन पैसों से क्या करेगा? आरआरबी अपने बैंकों की शाखाओं को बढ़ाएगा। आरआरबी अपने जो स्टाफ्स हैं, उनको और ट्रेनिंग करके अच्छा एफिशिएंट बनाएगा। एआई जैसे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा ये, जिससे कि रिस्क अप्लाई करेगा, जिससे कि रिस्क को कम किया जा सके। और क्या है? और चीज़ें जो, और लोन देने के लिए उस एक्स्ट्रा फंड होगा, जिससे कि डायरेक्टली कमज़ोर वर्ग लाभान्वित होगा। तो हमारा उद्देश्य ही यही था। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। मेंस, चूँकि ये मेंस परीक्षा से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और बैंकिंग है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। अब इससे जुड़े हुए जो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि इसकी स्थापना 1975 में हुई, किसके अनुशंसा पे? नरसिम्हम कार्य समूह। और अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 था, ध्यान में रखेंगे इसको। उसके बाद उद्देश्य तो हम लोगों ने देख ही लिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, विशेष रूप से लघु सीमांत किसानों, कृषि श्रमिक, लघु उद्यमियों आदि को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रबंधित करना। उसके बाद क्या, अंशधारिता भी देख लेते हैं। कभी कभी ये इसलिए बताना आवश्यक है कि कुछ ऐसे में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ चीजें जो क्या है, जो अभी चर्चा में है, वो पूछा जाता है, एक दो स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट जो है ना, जो स्टैटिक वाला है, वो पूछ लिया जाता है। तो सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक 35%। तो ये चीज यूनिक थी, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, विनियमन क्या है? विनियमन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है के जैसा ही है। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही है, ये सरकारी बैंक, ठीक है। और इसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है, लेकिन पर्यवेक्षण कौन करती है? यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे, नाबार्ड, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हुई। नॉर्मल जो बैंक हैं, उनके लिए कितना है? 40%, ठीक है। ये है पीएसएल। यहां पे कितना है? 45%, ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जो स्टैटिक पोर्शन से अगर प्रश्न आया तो, ठीक। चलिए, दूसरा, विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के द्वारा, ठीक है। यह निजी क्षेत्र के बैंक है? नहीं, सरकारी है, ठीक। एक और दो आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें अपने कुल ऋण का कम से कम 75% प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। इनका उद्देश्य मुख्यतः बड़े कॉर्पोरेट उद्योगों को ऋण देना है, ठीक है। तो बड़े कॉर्पोरेट उद्योगों को ऋण देना होगा? नहीं होगा, गलत हो गया। चलिए, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 तो जारी की गई है। तो उपभोक्ता न्याय डायरेक्टली क्या है? उपभोक्ता मामला जो है ना, अधिकार से, व्यक्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो मतलब उपभोग से आधारित है ना, उपभोक्ता। तो खाने पीने की चीजें भी हैं, गैर खाद्य वस्तुएं भी हैं, सब जो हमारे जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करती है। और अगर इस प्रकार की वस्तुओं में मिलावट आती है या उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती है, तो डायरेक्टली इससे क्या प्रभावित होगा? हमारा जीवन, मानवीय जीवन। और मानवीय जीवन अगर प्रभावित होता है, अगर उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है, तो ये क्या मानवीय अधिकार की रक्षा की जा सकती है? संभव है? नहीं है। जो मूल अधिकार दिए गए, नहीं संभव है उसका। उसका जो स्वास्थ्य का अधिकार है, जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, एक उपभोक्ता के तौर पे अगर हम सही सामान की गारंटी हमें नहीं है, मतलब सही वस्तु खरीदने की गारंटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अधिकार को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर क्या, देश में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक
ये कानूनी अवसंरचना संस्थाओं को तैयार किया गया जिससे कि इस प्रकार के उपभोक्ता मामलों से संबंधित जो सुनवाई की जा सके, जो विवाद हुए, और क्या इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई की जा सके। ठीक है, मतलब मामलों में जहां पे पाया गया, मतलब जिस संस्थानों के द्वारा मिलावट की गतिविधि की जा रही है या कुछ और कम गुणवत्ता, जो प्रिस्क्राइब्ड गुणवत्ता से, क्वालिटी से कम है, जो कॉम्प्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है उसके लिए भी डेडिकेटेड संस्था है। और इसके लिए जो बेसिक कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ये सब जो है ना, इसके संदर्भ में तो एक रिपोर्ट आई, उपभोक्ता कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026, भारत में उपभोक्ता आयोगों की क्षमता का मूल्यांकन। तो मैंने क्या बताया कि उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है ये कानून, और कानून को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं, और अगर ये संस्था जो विवाद निपटान के लिए हैं, अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये पूरा का पूरा जो मूल उद्देश्य था, जो मैंने इतना कानून में बताया, ये सब चीजें बताई, क्या पूरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है उसके मूल्यांकन से जोड़ के देखेंगे तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस परीक्षा के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट ऐसे जो डेवलपमेंट होते हैं उससे संबंधित। तो ये किसके द्वारा निकाली गई है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की क्षमता और प्रदर्शन की, उसमें काम कैसे किया जाए, मतलब जो जो विवाद जा रहे हैं कि उसको निपटान में कितना समय लिया जा रहा है संस्था के द्वारा। अगर वो सालों साल वो इस प्रकार के मामले चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है ना अपने आप में अन्याय है, हमने सुना है, ये हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, तो रिपोर्ट के एक एक करके इसी क्रम में, श्रृंखला में हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे। लंबित मामलों का बढ़ता बोझ, सबसे पहला तो वही है, मामले जो जा रहे हैं वो काफी बड़े मामले हैं। कोविड महामारी के बाद जो है ना उपभोक्ता मामलों में मतलब निस्तारण में काफी सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी क्या, कुल 7.64 लाख में से 88.5% जो है ना मामला को निस्तारित कर दिया गया। 88.5%, काफी बड़ा नंबर। लेकिन फिर भी क्या, 2020 से 24 के बीच में ना कुल लंबित मामला कितना है, 21% का वृद्धि हो गई है। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है, 21%। और उसके बाद क्या है कि ये जो अधिनियम लाया गया, जो इसको सबको गवर्न करता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, वो कहता है कि एक निश्चित समय में आप इनका निस्तारण कीजिए, और ये कितना है, 3 से 5 महीने। लेकिन यहाँ पे क्या, सीमा से बहुत अधिक है जो निस्तारित किए जा रहे हैं, जो 88.5% है। मतलब क्या, निस्तारित तो कर दे रहे हो लेकिन समय अधिक ले रहे हो। तो ये अपने आप में देर से मिलने वाला न्याय अपने आप में अन्याय होता है, ये हमने सुना ही है न्याय व्यवस्था। तो यहाँ भी इस तरह से तो अधिकार को कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। चलिए, उसका वैकल्पिक विवाद निवारण उपायों का कम उपयोग, मतलब क्या, अगर मध्यस्थता जैसी स्थिति होती है तो ये ऐसे जो प्रयोग हैं, कानूनी प्रयोग जो है किसी विवाद को निपटाने का, जो है ये विवाद निपटारण, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हम लोगों ने सुना है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो बोला जाता है, तो उनका कम प्रयोग किया जाता है। इस राज्यों में अभी तक 134 मामले हैं जो जिनको मध्यस्थता के लिए भेजा गया। मतलब इसी कारण, ये भी एक कारण हो सकता है कि इस प्रकार के मामले लंबे चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता क्या इंडिविजुअल है, और उधर कौन होती है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर या विक्रेता, मतलब उनका एक संघ है, ऑब्वियसली उनकी जो है ना संस्थागत शक्ति जो है ना अधिक है कहीं ना कहीं। तो अगर इस प्रकार की स्थिति होगी, मामला लंबा खींचने की स्थिति होगी, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता पीछे हटेगा, और उपभोक्ता को जो कानून में आपने लिख के दिया है अधिकार की गारंटी, कहीं ना कहीं वो जो है ना आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर पूरा नहीं कर पाए तो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये चीज स्थिति है कुल मिलाकर। तो महिलाओं को कम होता प्रतिनिधित्व। दूसरा मामला ये है कि जो हमने जो कमीशन बनाया है नेशनल लेवल पे, मतलब ये जो संस्थाएं बनाई हैं, नेशनल लेवल पे एक संस्था है, और उसके बाद क्या राज्य स्तर पे संस्थाएं हैं, और उसके बाद जिला स्तर पे संस्थाएं। किस प्रकार के विवाद के लिए आप कहाँ जाओगे, वो संस्था, तो उस संस्था को जो बोर्ड चलाती है उसमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। मतलब समाज के सभी वर्गों का ना, तभी तो सही तरीके से फैसला दिया जा सकेगा। उसमें क्या है कि
14 राज्य उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी 2021 में औसतन 35% से घटकर 2025 में कितना हो गया 29%। तो काफी कम है ये। रिक्तियों की अधिक संख्या है, मतलब उनके कार्यशैली पे ही अब प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उस उतने स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं कर पा रहे, मतलब उनमें जो पदें रिक्त हो गई, रिक्त ही हो गई। तो जाहिर सी बात है फंड की कमी और क्या इस तरह की स्थिति होती है कि 2025 तक लगभग 50% राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष पद जो है रिक्त होता है। ठीक है, अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हम लोग देख लेते हैं 2019। ये किसको प्रतिस्थापित करता है? जो उसके पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986 को। तो अभी जो रिसेंट है ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, रिसेंट यही है। अब इसमें क्या व्यवस्था क्या है, कुछ कुछ चीजें तो हम लोग समझ रहे हैं कि केंद्र स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोगों ने ये पूरा संरचनागत व्यवस्था बनाई है। मतलब केंद्र, राज्य और जिला स्तर पे उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान है और ये उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की सलाह देते हैं। एक हो गया। दूसरा, पूरा 3 टियर स्ट्रक्चर है विवाद निपटाने के लिए। राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। राष्ट्र स्तर पे नाम क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। जो कितने के मामले, ये एकदम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, जो राष्ट्र स्तर पे जो विवाद निवारण आयोग है वो 2 करोड़ से ऊपर के मामले सुनता है। जो राज्य स्तर पे जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, जिसमें महिलाओं की बात की गई, महिलाओं की सदस्यता कम है, वो 50 लाख से 2 करोड़। तो 2 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़ और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है 50 लाख से कम। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, उसके साथ-साथ क्या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी है। काफी महत्वपूर्ण संस्था, ये केंद्र स्तर पे ही है, न्यू दिल्ली में ही है। ये उपभोक्ता अधिकार को उल्लंघन की जांच करता है और क्या शिकायत अभियोजन शुरू करता है, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने के आदेश दे सकता है। क्लियर है चीजें, ये चीजें। और उसके बाद क्या हाल ही में क्या अभी उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय को उपभोक्ता की इन अपीलों की सुनवाई की अनुमति दी है जहां उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कार्य नहीं करे, मतलब जो गैप था जो कानून व्यवस्था में को बनाए रखने में। तो ये अनुच्छेद भी आ गया कि उनको हाईकोर्ट को दिया गया ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संदर्भ में प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न हो सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। इनके बारे में तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए, उपभोक्ता आयोगों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ निम्नलिखित पे, हाँ, 35 से 29% हो गया था। 2021 से 25 के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी में कमी आई है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, उपभोक्ता मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2000 से 24 के बीच लंबित मामलों में वृद्धि हुई है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मामलों के निस्तारण 3 से 5 महीने में किया जाना चाहिए। सभी मामलों का समय पर निस्तारण हो रहा है, तो यही तो मुद्दा है। बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए जैव विविधता संरक्षण से संबंधित और जैव विविधता संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे संबंधित एक ये मुद्दा है। ये आर्टिकल है कि भारत के द्वारा नगोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? ये जो सीबीडी हम लोग सुनते हैं, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता अभिसमय, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई, ये प्रोटोकॉल आया। प्रोटोकॉल मतलब कानून, एक तरह से समझ लो कि पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई कि पूरे विश्व स्तर पे जो जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है और जैव विविधता से संबंधित जो प्रोडक्ट है, मतलब प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, जो एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, और एनिमल में भी क्या, जो ऐसे सामान्य जीव हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं उनका भी प्रयोग करके अगर कोई दवाई बनाई जा रही है, कोई खाद्य वस्तु बनाई जा रही है, हो सकता है, संभव है, तो कोई कंपनी इस पर रिसर्च करती है, एक मतलब उसके गुण अवगुण को जांचती है, उसके अनुप्रयोग के पे काम करती है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। तो इस सब में पैसा लगता है। तो वो कंपनी उस प्लांट को या उस सूक्ष्म जीव को फिर
वो नेचुरल एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करके मतलब निकाल के वो प्रयोग करती है अपने दवाओं बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी खाने के लिए या कुछ के लिए भी बनाने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट से किया जा रहा है जो कि जिस पे को लाभ कमाएगी, यही व्यवस्था है। और इसके लिए क्या काफ़ी बड़ा लंबा-चौड़ा चेन श्रृंखला होगी, मतलब किसी हो सकता है कि वो कंपनी अमेरिका में हो, भारत के कोई प्रोडक्ट हो ऐसा, यहाँ से वो चीज़ें ले जाई जा रही हो, एक्सपोर्ट किया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। प्लस सीमा पारीय भी आवागमन हो सकती है। अब एक दूसरा पक्ष आता है कि जो कम्युनिटी उससे जुड़ी हुई थी, मान लिया जाए कोई प्लांट कहीं किसी इकोसिस्टम में, किसी पर्यावरण में हो रहा था और जो कम्युनिटी उस पे आधारित है, जो उसका संरक्षण से जुड़ी हुई थी और वो परंपरागत ज्ञान उनके पास था। जैसे मान लिया जाए हल्दी पे आधारित कोई मेडिसिन कोई बनाता है। हालाँकि ये मामला तो सुलझ हो चुका है सॉल्व, लेकिन अगर मान लिया जाए हल्दी के गुणों पे आधारित कोई कंपनी बनाती है और हल्दी की खेती कुछ विशेष कम्युनिटी मिलकर कर रही है और हल्दी के विशेष प्रजातियों की, कुछ विशेष स्थान पे, जंगलों में, इस तरह के वन क्षेत्रों में। तो उस विशेष कम्युनिटी ने जो हजार साल से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को संजो के रखा और उसके अनुप्रयोग को भी, जिससे कि दुनिया को पता चल पाया, जिससे कि वो कंपनी रिसर्च कर पाई, जिससे कि वो कंपनी प्रोडक्ट बना पाए और जिससे वो कंपनी वो प्रोडक्ट बना के लाभ कमा सकती है। तो उस लाभ का क्या साझाकरण इस कम्युनिटी को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो यही मूलभूत सिद्धांत है कि अगर जैव विविधता का संरक्षण करना है तो जैव विविधता में प्रमुख पक्षकारों में उन कम्युनिटी को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज था। तो यही ट्रेडिशनल नॉलेज का कंसेप्ट है बेसिकली, जिनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान से वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो ज्ञान संचित है, तो उनको भी उस प्रोडक्ट का लाभ मिलना चाहिए। उस जैव संसाधन के अनुप्रयोग से होने वाले लाभ उनको भी साझा किया। इसी को बोला जाता है, हम लोग देख सकते हैं, इसी को बोला जाता है कि लाभ का साझाकरण का सिद्धांत और ये इक्वल बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो यही नगोया प्रोटोकॉल यही पूरा का पूरा इस व्यवस्था को जो है ना संचालित करता है और इसमें देशों को भी दी गई कि आप अपने यहाँ ये सुनिश्चित कीजिए ऊपर से लेकर जैव विविधता संरक्षण में क्या ऐसे कम्युनिटी को पर्याप्त लाभ मिल रहे हैं और उसी के संदर्भ में भारत सरकार काम करते हुए इसी को फॉलो करते हुए नगोया प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ने अपनी रिपोर्ट दी है कि भारत में क्या स्थिति है, भारत में कितने लोगों को लाभ दिया। बाकायदा ही इसमें लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो डेटा इसमें होगा कि कितने कम्युनिटी को शेयर किया गया है, लाभ दिया गया, कितनी अमाउंट में किया गया, ये सब। तो ये बड़ी क्या उपलब्धि है भारत सरकार के द्वारा भी। तो ये सिद्धांत है, पहुंच और लाभ साझाकरण, एक्सेस और क्या बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे जो क्या नगोया, तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि नगोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, पहुंच और लाभ साझाकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है ना। तो उसको लागू करने के लिए भारत सरकार ने अपने यहाँ एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था में उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। और उसमें 13 लक्ष्य है भारत में भी जो ये चला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्रीलिम्स के लिए तो है ही, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और पहली बार दी गई है रिपोर्ट भारत के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये इस बार का। चलिए, अब इसके बारे में जो मैंने इतनी बातें कही, कंसेप्ट तो आपने समझ लिया होगा, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है, किसको देना होता है। कब आया, कुछ फैक्चुअल चीजें मैं रिवाइज कर, क्योंकि पहले भी ये चीजें की जा चुकी हैं, मतलब काफी संदर्भों में आ गया है, तो पहले ये रिवाइज करवा देता हूं मैं। जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के तहत ही एक पूरक प्रोटोकॉल के रूप में आया था। जैव विविधता अभिसमय क्या था, रियो अर्थ समिट 1992 में, जिसमें यूएनईपी के तहत क्या कॉप जो आता है, यूएनएफसीसी जिसमें बनाया गया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, वहीं पे एक दूसरी संस्था बनाई गई सीबीडी, इसका भी कॉप होता है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। तो 1992 रियो अर्थ समिट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक, ये सब चीजें। और ये अभिसमय कब लागू हुआ, 1993 में। और अभी रिसेंटली अभी एक हुआ था इसका अभिसमय, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, अभी यही लागू है ना। 2030 तक 30 लक्ष्य प्राप्त करने हैं। तो मैं आपको एक रेफरेंस देता चल रहा हूं, यहां तक आप चीजों को याद कर लेंगे। तो इस सीबीडी के अंतर्गत, हाँ, इस सीबीडी के अंतर्गत ये
एक पूरक जो है प्रोटोकॉल है, मतलब पूरक व्यवस्था बनाई गई है, मतलब एक कानूनी व्यवस्था बनाई गई जो सब राष्ट्रों को पे लागू होगी। और ये प्रोटोकॉल कब आया? 2010 में आया। और ये लागू कब हुआ? 2014 में। ये सीबीडी का था लागू होने का, ये किसका है? नगोया प्रोटोकॉल का। 2010 में आई, 2014 में लागू हुई। ठीक, उद्देश्य हम लोग को समझ ही चुके हैं कि जो भी अनुमानसिक संसाधन है उससे होने वाले लाभ का उचित और न्याय संगत तरीके से साझाकरण करना, पहला। दूसरा, जिससे जैव विविधता का संरक्षण हो और संधारणीय उपयोग। ऐसा भी नहीं हो कि कोई एक पौधा है किसी हिमालयन इकोलॉजी में, उसके बहुत लाभ है मेडिसिनल और विभिन्न पर्पज से, अब पता चला कि वो उस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब लोगों को पता चल गया और लोग वहां से जो है ना उसको लेके जा रहे थे, इतना लेके उसका दोहन शुरू हो गया। तो अगर इस व्यवस्था को अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके क्या होगा? अंधाधुंध दोहन का प्रभाव किस पे होगा? वही उस इकोसिस्टम पे होगा। या तो वो विलुप्त हो जाएगी प्रजाति, या फिर उसका जो उसमें प्रदूषण होगा, जैसी जो गतिविधियां हो रही हैं। तो ये चीजों को ही क्या जैविक संसाधनों के संरक्षण के दृष्टिकोण से इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उसका संरक्षण किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस प्रोटोकॉल में क्या क्या शामिल होंगे, जितनी बातें हमने कही तो हम लोग इसको समराइज कर लेंगे। अनुवांशिक संसाधन सबसे पहले कहां से आते हैं? पादप, जानवर, सूक्ष्म जीव। ठीक, उपयुक्त से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, जो भी जिस कम्युनिटी के पास कोई भी पारंपरिक ज्ञान हो, उपयुक्त के उपयोग, अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग से होने वाले। आप अनुसंधान भी करो तो उससे तो कुछ लाभ ही कमा रहे हो ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो प्रोडक्ट बनाने, मैंने तो सिर्फ रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन रिसर्च का भी कहीं प्रयोग तो होगा। तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। तो यूपीएससी ऐसे पूछती है, निम्नलिखित में से कौन नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है? पादप, जानवर, सूक्ष्मजीव, पारंपरिक ज्ञान, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक, चलिए। और भी क्या, जो मुख्य दायित्व की बात है, प्रोटोकॉल के तहत मुख्य दायित्व किसकी है? ये पहुंच किसको दिया जाएगा? तो पहुंच कैसे आप लोग साझाकरण का ना, जो न्यायसंगत साझाकरण करना है ना, तो आप क्या करेंगे? एक व्यवस्था बनाएंगे सेवा प्रदाता से, जो सेवा दे रहा है, पूर्व सूचित सहमति। ये भी चर्चा में था, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी। पूर्व सूचित मतलब आप पहले सूचना दोगे उसे कि हम इसका प्रयोग कर रहेंगे या करने जा रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी सहमति लेनी अनिवार्य होगी। लाभ साझाकरण, ये भी आवश्यक बना दिया कि लाभों को परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर। तो आप सिर्फ शर्त तय नहीं करोगे कि लाभ कितना होना चाहिए, 50-50 या 60-40। आप ये नहीं बोल सकते मैंने बहुत पैसा लगाया, मैं खर्च करूंगा, मेरे पास लैब है, ये है, वो है, और मैं तो 80% लूंगा या 90% लूंगा, आप 10%। आप तो गांव में रहते हो, आप क्या ही करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये न्यायसंगत नहीं होगा। अनुपालन, उसके बाद यह दायित्व सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग पूर्व सूचित सहमति, परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार ही किया जाए, मतलब ये पूरी व्यवस्था चले। ठीक है, एक व्यवस्था बनाई गई। भारत इसके तहत क्या, भारत यहां कैसे गवर्न करता है? हमारे यहाँ क्या कानून है? सबसे बेसिक कानून जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, ये पूरा का पूरा यही देखता है काम। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? मैंने बताया कि पूरी की पूरी एक व्यवस्था बना दी गई है, एक गवर्नेंस की, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, और ये सबसे नीचे जो इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, सबसे नीचे क्या है? स्थानीय स्तर, मतलब ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे एनबीए हो गया, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। राज्य स्तर पे ही इसका राज्य लगा दो, राज्य जैव विविधता बोर्ड। संघ राज्य क्षेत्र में संघ राज्य जैव विविधता परिषदें। ठीक है, नाम ध्यान में रख लीजिए आप, ये पूछा जा सकता है एकदम डायरेक्टली, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और स्थानीय स्तर पे जो काफी चर्चा में रहता है आजकल, और काफी अधिक काम भी किया है भारत सरकार ने, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ठीक है ना, बीएमसी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। और ये एक रजिस्टर तैयार करती है, पीपुल्स रजिस्टर, मतलब वहां पे जितने लोग है कम्युनिटी, उसका रजिस्टर है कि वो क्या भाषा बोलती है, क्या खान पान करती है, क्या उनकी दिनचर्या, मतलब सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब जीव के रूप में अगर आप देखा जाए, हम इंसान भी तो जीव हैं, उनके बारे में भी तो रजिस्टर करना आवश्यक है। तो इसमें बहुत सारे कम्युनिटी जो है ना, और उनकी जो आर्थिक, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको भी तो संरक्षित किया जाना आवश्यक है, तभी तो इस जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। तो यही इसका काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों जो मैंने बताया टर्मिनोलॉजी। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखोगे। अब ये फैक्चुअल चीजें हैं कि हमने क्या प्रदर्शन किया है, क्या रिपोर्ट हमने किया, कार्बन के स्तर पे प्रदर्शन। ठीक है, तो अब ये जो एबीएस था 12,830 का अनुमोदन जारी कर दिया गया। हाँ, और उसमें से
3556 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र प्रकाशित किए, मतलब वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 60%, तो काफी बड़ा नंबर है। उसके बाद क्या, लाभ साझाकरण के परिणाम, लाभ साझाकरण के परिणाम 216.31 करोड़ रुपए जुटाए गए इसके तहत, जो कि दिया जाएगा कम्युनिटी को, और जिसमें कि 139.69 करोड़ समुदायों, किनको दिया गया, समुदायों, किसानों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को वितरित भी कर दिया गया। तो बड़ा नंबर है ये। क्षमता निर्माण क्या होगी, स्थानीय स्तर पर 2.76 लाख से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थापित की गई हैं। एकदम बेसिक है, एकदम यूनिट है ये, जो गांव के स्तर पे काम करती है। 3724 कार्यक्रमों और 600 से अधिक पहलों के माध्यम से 2.56 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। गैर मौद्रिक लाभ के 395 अनुमोदनों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक अनुसंधान जैसे लाभ भी शामिल हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण को और व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग पूरा। पहला प्रश्न, नगोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ए, 1 और 2। ठीक है, चलिए। दूसरा, ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। तीसरा, पूर्व सूचित सहमति का क्या अर्थ है, तो हम लोग देखना बी। चले, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। देश में जो गोद लेने की जो प्रथा है, मतलब गोद लेने की प्रथा नहीं, गोद लेने के जो व्यवहार है उसको गवर्न करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था और ये महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि गोद लेने का जो व्यवहार है डायरेक्टली क्या है, जो भी ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसी कारण से नहीं है, चाहे किसी दुर्घटना या किसी भी कारण से, उनको एक खुशहाल फैमिली मिलना चाहिए, जैसा कि इस केस में एक लविंग फैमिली फॉर एवरी चिल्ड्रन, जिससे क्या उनको सामाजिक आर्थिक रूप से उनका भरण पोषण किया, हम लोग उनको एक नॉर्मल लाइफ मुहैया करवाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये क्या है, बाल अधिकार से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये पहलू है। तो इसलिए काफी गंभीर और काफी कानूनी रूप से जो है ना, काफी सेंसिटिव मुद्दा होता है। तो इसलिए इस पे स्पष्ट स्ट्रक्चर होना आवश्यक है और इसमें समय समय इसलिए संशोधन भी किए जाते रहे। अब ये जो प्राधिकरण है, बच्चों गोद लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी एक गाइडलाइन जारी किया, इसलिए अभी चर्चा में है। और क्या है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जो कि 2021 में संशोधित किया गया, और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही ये ज्ञापन जारी किया है। तो कानून देख लेंगे, ये कानून है। चलिए, बहुत सारी चीजें नहीं है, हम लोगों ने देख लिया कि उद्देश्य क्या है और जो मुख्य निर्देश है वो देख लेंगे। उसमें क्या है, 2-3 चीजें हैं टर्मिनोलॉजी। एक क्या कि बच्चे को अब गोद लेने कब लिया जाएगा, कब इसे इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, ये सब इससे संबंधित जो पूरी व्यवस्था है। क्या है कि उचित प्रक्रिया का सख्ती से अनिवार्य अनुपालन। उचित व्यवस्था किसके लिए, कि बच्चे को विधिक रूप से गोद लेने के लिए मुक्त घोषित करने से पहले, कि बच्चे को अब कोई गोद ले सकता है, निर्धारित समय समय में उचित जांच होनी चाहिए। माता पिता की खोज और परिवार या समुदाय को फिर से जोड़ने के प्रयास अनिवार्य, क्योंकि पहले ये करना है कि उसके माता पिता को खोजा जाए, तब उसे किसी और को दिया जाए। और किसी अन्य को गोद लेने के लिए सौंपे गए बच्चे के मामले में पुनर्विचार के लिए 2 महीने की अवधि। ये भी है, मान लिया जाए वहां बच्चा एडजस्ट ना कर पाया, या वो माँ बाप सही नहीं निकले, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से व्यवहार उनका सही नहीं हुआ, तो इस तरह के मामले अगर को भी ध्यान में रखने के लिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और बच्चे की अधिकार को सुरक्षा दिया जा सके, जिसके लिए ये कानून है। दत्तक ग्रहण का रिकॉर्ड भी रखना आवश्यक है, और रिकॉर्ड भी क्या, सभी दस्तावेज सुरक्षित रूप से संरक्षित रखे जाएंगे और उचित रूप से स्थानांतरित भी किया जाएगा, और संस्थान अगर बंद भी हो जाए तो भी रिकॉर्ड को रखना है। ठीक है, और दत्तक ग्रहण के रिकॉर्ड को कानूनी प्रावधानों को छोड़कर अन्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता या अनुपलब्ध नहीं बना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है उस व्यक्ति के लिए, कभी किसी भी जीवन के किसी भी कड़ी में, वो जो व्यक्ति गोद लिया गया है, या वो माँ बाप जिनके बच्चे को किसी भी कारण से उनसे बिछड़ गया और उनको गोद लिया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। बच्चे की पहचान उजागर करने पर पूर्ण प्रतिबंध, ये शुरुआती रूप में बच्चे की पहचान उजागर करना प्रतिबंध है, जिससे कि काफी ये चीजें हो सकती है निगेटिव। अब क्या है कि
बाल दत्तक ग्रहण विनियमन, वही रेगुलेशन, कौन कौन से नोडल मंत्रालय कौन होता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। प्राथमिक कानून क्या है? किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, ये तो हो गया। अब भारत में क्या गोद लेने की का जो व्यवहार है, ये पर्सनल लॉ से भी ये होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो पर्सनल लॉ में यहाँ पे क्या संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई समुदायों के लिए संरक्षकता गार्जियनशिप को विनियमित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन समुदायों में पर्सनल लॉ पूर्ण दत्तक ग्रहण को अलाउ ही नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक मुद्दा ये भी आता है। उसके बाद क्या भारत में बाल दत्तक ग्रहण विनियमन क्या है, और भी कुछ देख लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय ये कारा बनाया गया इस कानून के तहत। उसका देश के भीतर घरेलू स्तर ये क्या करता है, ये नोडल निकाय किस चीज कौन कौन सी व्यवस्था, देश के भीतर बच्चों को गोद लेना। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर अभिसमय 1993 में जो क्या है, ये ध्यान में रख लेंगे, ये जो हेग अभिसमय है 1993 का, ठीक है। भारत बस 2003 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि किया, इसने रेटिफाई कर दिया। और राज्य स्थानीय स्तर पे क्या, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां होंगी, सारा होंगी। और कारा कौन है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। स्थानीय बाल कल्याण समितियां होती है और जिला बाल संरक्षण इकाई है। तो ये राज्य और स्थानीय स्तर की जो संरचना है संस्थागत। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। छोटा ही न्यूज आर्टिकल था, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप लोग देख सकते हैं। सामान्य प्रावधान से संबंधित, सामान्य जो उसके बारे में है जानकारी, ठीक है। चलिए भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रमुख कानून कौन से हैं? तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों कानून। ये किस केस में अप्लाई होता है, हम लोगों ने किया, ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत, जहां पे गोद लेने की प्रथा, पूर्ण रूप से गोद लेने की प्रथा को नहीं माना उनके पर्सनल लॉ में, ठीक है। हेग अभिसमय 1993 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों स्टेटमेंट सही, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है और भारत ने इसे 2003 में अनुमोदित कर दिया, ठीक है। चलिए भारत में स्वदेशी ड्रोन विनिर्माण, तो हमने भू राजनीतिक संकट का जिक्र किया शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में, कि भारत के को देखते हुए जो भू राजनीतिक संकट है और जो पड़ोस की जो स्थिति है, तो भारत की जो सीमा सुरक्षा है, जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों की स्थितियों से देखते हुए भारत में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी को विकास करना और विकास करने से के साथ साथ उसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना देश के अंदर, ये आवश्यक है। और जिससे कि हमारी निर्भरता खत्म हो जाए बाहरी राष्ट्रों पे, और जो भी अन्य जगहों पे जैसा देखा जाता है कि रक्षा मामलों में अन्य जगहों पे हमारी निर्भरता अधिक है छोटे छोटे चीजों के लिए। तो ये हम आज देश में इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है कि देश में इस प्रकार के ड्रोन को काफी विकसित किया जा सकता है। और देश को अगर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है तो ये देश में इस प्रकार के संस्थागत और संस्थागत जो है ना, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसके लाभ भी हैं, मतलब सिर्फ और देश में ही इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है, इसका हम लोग बाहर भी दे सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आज ईरान का शाहिद, ये आएगा आगे, शाहिद करके जो एक सस्ता सा ड्रोन है, वो करोड़ों के, जो मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ के जो ना फाइटर जेट को मारकर गिरा रहा है अमेरिका इजराइल के। उसे जो है शायद ड्रोन को जो है ना रूस के द्वारा भी प्रयोग किया गया उसी को। तो ये काफी बड़ा जो है ना यहाँ पे उपलब्धि भी है ये देश के लिए, और रक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, खास करके युद्ध काल में भी ये हमारे लिए काफी आंख और कान का काम करते हैं। निगरानी के काम में आते ही हैं और हमला करने के काम में भी आते हैं। तो ये बड़े, तो इसलिए देश में क्या रक्षा मंत्री ने अभी बोला है कि देश को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकसित किया जाना, जिससे क्या है कि अपनी स्वायत्तता सुनिश्चित करने तथा रक्षा तैयारी को और मजबूत किया जा सकेगा। इसलिए ड्रोन उत्पादन प्रणाली को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है और उसमें देश को क्या आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही है, ड्रोन पूरे दुनिया में भारत को ड्रोन विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। और देखते हुए जो भू राजनीतिक संकट है और जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए देश को अभी भी खास करके काफी आवश्यकता होगी। और सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही इसकी
आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये सर्विस के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, कहीं दवाइयाँ पहुँचानी है दूर-दराज इलाकों में, बाढ़ग्रस्त इलाकों में, मतलब आपदा प्रभावित इलाकों में निगरानी करनी है, खेतों में जो है ना की निगरानी करनी है कि कहाँ पे फसल में कीट लग गई है, कहाँ नहीं लग गई है। इसी प्रकार से हम लोग मौसम पूर्वानुमान में भी इसका प्रयोग करते हैं, मतलब और दुर्गम इलाकों में जाने के लिए जहाँ इंसान हम और आपको जाने में समस्या होती है या संसाधन अधिक लगते हैं। तो इस तरह के बहुत काम करने में ड्रोन की उपयोगिता है, तो देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो युद्ध में ड्रोन की भूमिका क्या? निगरानी रखने में सबसे पहले रियल टाइम, आप देखोगे एक टर्मिनोलॉजी आ गई है एफपीबी। कल परसों ही एक्स पे जो है ना एक और वीडियो एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जो ईरानियन ड्रोन का है, यही शाहिद ड्रोन है। फर्स्ट पर्सन व्यू मतलब क्या? ये वायर से चलता है, मतलब जिससे क्या वायर लगा हुआ है, अगर ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये मतलब इससे क्या हैक भी नहीं किया जा सकता, मतलब इसके सिग्नल को जैम भी नहीं किया जा सके इसे। तो मतलब जो उड़ाने वाला जो उसमें ऑपरेटर है वो नजदीक से, मतलब टारगेट के नजदीक से ऑपरेट करता है और उसमें वायर जहां तक जाएगी हो जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर पतली वायर होती है, तो ये लाभ हो गया इसका। दूसरा क्या, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन क्यों बोलते हैं कि एकदम तुरंत नजदीक से वो देख रहा है वो, और वहां पे या तो बॉम्बार्डिंग कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, रेकी करने के लिए भी, तो निगरानी करने के लिए तो काफी चीजें हो गए। रूस यूक्रेन वॉर में काफी यूज हुआ इसका, और अभी ईरान के द्वारा किया जा रहा है कि दुश्मन की स्थिति और गतिविधि को पता करना। हाँ, तो जो वीडियो वाली बात थी मैं भूल गया, वो जो एफबीबी ड्रोन की पिक्चर जारी की गई है वो यूएस की बेस की पिक्चर जारी की गई है, और वो छोटा सा वीडियो जारी किया गया, वो जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना वैसे वो वीडियो वो चल रहा है वो वैसा। तो हालांकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो काफी चौंकाने वाली चीजें थी। तो काफी ये महत्वपूर्ण है ये टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास अगर ये है तो हम काफी बढ़त ले सकते हैं, और कम दामों में कम लागत वाली युद्ध रणनीति है। यूएवी का प्रयोग करके हम लोग बड़े-बड़े ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने प्रदर्शित किया कि कम लागत वाली यूएवी से सम्मिलित रूप से दुश्मन भीतर गहराई तक पहुंचा जा सकता है। यूक्रेन के द्वारा किया गया रूस पे। उसी तरह दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को पंगु बनाना, ये भी काम किया गया, ये भी सेम रूस के द्वारा किया, वही शाहिद ड्रोन का उपयोग किया गया इसके द्वारा कि पूरा का पूरा जैम कर देना सिग्नल। तो ये सारी चीजें मतलब वहां पे उसको वहां पे जाके उसके इलाके में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भविष्य के युद्ध के रूप में बोला ही जा रहा है कि ये कोई आमने सामने सेनाएं नहीं लड़ेंगी, सेनाओं की जगह पे रोबोट हो जाएंगे। बम बरसाने के लिए सब चीज के लिए बड़े बड़े मिसाइल तो होंगे ही होंगे, साथ में ये ड्रोन्स भी होंगे जो सब काम करते हैं, निगरानी से लेकर बम बरसाने तक का, मतलब कॉम्बैट सब कुछ। चलिए अब क्या क्या महत्वपूर्ण पहल है, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या क्या पहल कर रही है वो भी यहाँ पे करेगा। मतलब सिंपल कुछ प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम हमने सुना ही है, कपड़ा सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में पीएलआई प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दिया जाता है, यहाँ भी दिया जा रहा है। ठीक है ना, ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देकर उच्च मूल्य वाले घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना। ठीक, आयात नीति क्या, बाहर से जिस चीज को प्रोटेक्शन देना है हमें, उसे बढ़ावा देना है घरेलू विनिर्माण को, वहां से बाहर से प्रोटेक्शन कर, मतलब कि सीबीयू पूर्णतः निर्मित आप ड्रोन आयात नहीं कर सकते। ये है एसकेडी मतलब सेमी नॉक डाउन, और सीकेडी पूर्णतः नॉकडाउन इकाइयों में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई। ठीक है, कर संरचना में सुधार, जाहिर से जीएसटी में सुधार कर दिया गया, 5% के स्लैब में एक समान स्लैब में ला दिया गया 2025 से। ठीक, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में तो काफी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, काफी उनके लिए बड़ी जो है ना ये अभी अपॉर्चुनिटी है। वैसे डिमांड भी काफी बढ़ गई है पूरी दुनिया में, देश से लेके बाहर तक। तो जो युवा शक्ति है खास करके है, अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं, आना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे दुनिया भर में, देश में तो है ही। ड्रोन विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु आयोजन प्लेटफॉर्म, भारत सरकार ऐसे ऐसे बहुत सारे आयोजन भी करे जिसे सपोर्ट किया जा सके, पूरा का पूरा ये पूरा सिंपोजियम टाइप, या आप ट्रेड फेयर टाइप आप समझ लो, या टेक्नोलॉजी फेयर टाइप, जिसमें जो है ना सब लोग आके मिलें, चर्चा करें और ज्ञान का आदान प्रदान हो, जिससे कि पूरा का पूरा कम्युनिटी बिल्ड हो देश में, जिससे कि पूरा का पूरा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है ना हब तभी तो बन सकेगा कि सब लोग इसमें होंगे, कि जो इनोवेटर होंगे वो भी, जो बिजनेस स्टार्टअप्स फाउंडर्स होंगे वो भी सामने आए, जो प्रोफेशनल्स हों वो भी हों, और जो बायर है, पोटेंशियल बायर है वो भी हों।
ठीक है। और पोटेंशियल बायर भी मैंने बोला कि सिर्फ सेना और डिफरेंट एजेंसीज जो है ना, रक्षा एजेंसीज ही नहीं करेंगी इसका प्रयोग। इसका प्रयोग तो अब विदेशों में क्या अब डिलीवरी के लिए भी किया जा रहा है, डिलीवरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट टूल है ये। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स करेंगे, तो उसके लिए तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भारत ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन शक्ति, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो जैसे मंच भी जो ना, ड्रोन एज ए सर्विस, यही है, ये सर्विसेज के लिए जो ड्रोन यूज किया जा रहा है। स्टार्टअप और नए व्यावसायिक मॉडल्स को बढ़ावा देता है। स्वयान, अब मैंने बार बार रिसर्च की बात कर रहा हूं कि कोई सी भी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए क्या रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, और रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी हो सकती है, किसी देश की युवा पीढ़ी की, जो रिस्क ले सकता है और जो नए क्षेत्र को अपना करियर बना सकता है, उसमें रिसर्च ले सकता है। तो इसके लिए आवश्यक क्या होगा, स्वयान जैसी परियोजना, जिसमें क्या है कि मानव रहित विमान प्रणालियों में मानव संसाधन विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही पहल है ये। तो इंपॉर्टेंट है स्वयान, ये सब ध्यान में रख लेंगे, प्रीलिम्स से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ड्रोन के बारे में इतनी चर्चा आजकल हो रही है, डेली न्यूज़पेपर में हो रहा है, काफी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, तो यूपीएससी घुमा फिरा के प्रश्न डायरेक्टली पूछे ना पूछे, इनडायरेक्टली भी पूछती है प्रश्न हर तरह से, जो चीजें चर्चा में होती हैं। तो ड्रोन के विभिन्न प्रकार, कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पे करने की का प्रयास किया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। निगरानी और टोही ड्रोन, और खास करके इसमें मैं उनका नाम लूंगा जो भारत के लिए है, यही यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये क्या है। निगरानी के लिए किया जाए, खुफिया एजेंसी को, खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहला तापस BH-201 हवाई निगरानी के लिए सामरिक उन्नत प्लेटफॉर्म, रुस्तम डीआरडीओ के द्वारा, और हेरॉन ये इजराइल के द्वारा लिया गया है। ठीक है, निगरानी के लिए। सशस्त्र लड़ाकू ड्रोन मतलब कॉम्बैट के लिए, बम ले जाके। और ये भारत के पास है डीआरडीओ का घातक, और हेरॉन टीपी वही इजराइल वाला। और लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब क्या, मतलब वो आसमान में अपनी पोजीशन जो है ना बनाए रखता है समय से, एक लंबे समय तक, जब तक टारगेट का प्रिसाइज लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं मिल जाता तब तक वो वार नहीं करता। तो ये चीज करने के लिए घूमना पड़ेगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब यही होता है कि ऐसे मंडराते रहना, और जब तक एग्जैक्ट उसको पता लग जाएगा उसके बाद तो लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। नागास्त्र, वॉरमेट, ये सब, ये पोलैंड का है ये वॉरमेट जो भारत के पास है। ठीक है। स्वार्म ड्रोन, ढेर सारे स्वार्म के रूप में ढेर सारे एक साथ भेज दिया जाएगा, एक साथ, मतलब जैसे पक्षियां आती है ना, छोटी छोटी पक्षियां शाम को लौटती हैं, एकदम सेम उस तरह का ड्रोन, मतलब ड्रोन की पूरी एक रैली वही है। तो कई ड्रोन दुश्मन के रक्षा तंत्र को ध्वस्त करने के लिए एक साथ समन्वय करके कार्य करते हैं। डीआरडीओ निजी कंपनियां वर्तमान में स्वार्म ड्रोन तकनीक पे कार्य कर रही हैं। तो ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है कि छोटे छोटे ड्रोन, हाँ ठीक है, हम कुछ ऐसा हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो वहां बड़ा ड्रोन नहीं भेज सकते, ऐसा भी तो हो सकता है, जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे मक्खियों का झुंड आता है, जैसे छोटे पक्षियों का झुंड आता है, तो वैसे भेज दिया जाएगा। छोटे छोटे जो है ना 1000 ड्रोन भेज दिए जाएंगे, और जो 2 किलोमीटर के एरिया में फैल के वो सबको ध्वस्त कर देंगे। तो ये भी टेक्निक है। तो ये स्वार्म ड्रोन है ना। चलिए, युद्ध में ड्रोन की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी ड्रोन के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सब चर्चा कर ही लिया। हाँ, इसका उपयोग केवल हमले के लिए होता है, निगरानी के लिए नहीं। तो सबके लिए किया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न पर्पस से। ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठाए गए कदमों में शामिल है क्या, PLI योजना, ड्रोन आयात पर प्रतिबंध, GST में कमी। ठीक, तीनों से ही। स्वयान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव रहित प्रणालियों में मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन। ठीक, अब हम लोग आज की संक्षिप्त सुर्खियों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट न्यूज है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12। ये अभी चर्चा में क्यों है, इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में क्या एक मानव वन्यजीव संघर्ष, मतलब इंसानों के द्वारा जो वन गाँव में तेंदुआ वगैरह आ जाते हैं, जो उनसे समस्या हो जाती है, शिकार उकार करते हैं गांव में आके, उसके कारण से जो है ना उसके प्रबंधन के लिए क्या किया गया, वन्य जीव संरक्षण महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। और बेसिकली इसमें है क्या कि जो ऐसे आबादी वाले इलाके हैं जहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रिकॉर्ड की जा रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है,
शिकायतें आ रही हैं बार-बार, तो वहाँ पे क्या है कि तेंदुओं को पकड़ के दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। मतलब पकड़ना और स्थानांतरण तेंदुओं का, वन्य जीवों का। और इन जो पूरी व्यवस्था है इसको कौन शासित करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमने देखा है वन्य जीव के संरक्षण के लिए सबसे अम्ब्रेला कानून, इसमें शेड्यूल 1, 2, 3, 4 इसमें है ना? और जिसको भी संरक्षण प्राप्त है, उच्च श्रेणी का संरक्षण प्राप्त है, जो वन है। तो इसमें कोई भी वन्य जीवों के साथ कोई भी मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता, भले सरकारी एजेंसी ही क्यों ना हो। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इसकी धारा 12 जो है ना, इसके प्रावधान से संबंधित है। तो ये तो केंद्रीय कानून है ना, ये केंद्रीय कानून है। अगर इसमें महाराष्ट्र विधानसभा कोई कानून लाती है तो क्या होगा, कैसे? इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी तभी तो प्रभावी हो पाएगा। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये केंद्रीय कानून में बदलाव प्रस्तावित करेगा। अब क्या है कानून? कानून जाहिर सी बात है यही इसी चीज को जो पकड़ना और स्थानांतरित करने के लिए बात है, किसी भी वन्य जीव उसको संसाधित करता है। और इसके अधिकार किसको दिया गया? ये मुख्य वन्य जीव वार्डन को वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, कि ऐसे कभी नहीं, बल्कि वन्य जीव वार्डन जो मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य वन्य जीव वार्डन, ये चीफ सेक्रेटरी के जैसा होता है। मुख्य वन्य जीव वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वैज्ञानिक रिसर्च के लिए और मैनेजमेंट के लिए ही जो है ना विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वन्य जीवों को शिकार की अनुमति देने वाले परमिट को अधिकार देता है। एक दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत क्या क्या चीजें आती है? प्रबंधन भी वर्ड है, यह ध्यान में रखेंगे। दो वर्ड था, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रबंधन। तो दो वर्ड में उसमें आएगा क्या कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से किसी भी जंगली जानवर को पकड़ने, वैकल्पिक उपयुक्त पर्यावास में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की अनुमति की कानून ही कहता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो राज्य सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है तो उसे राष्ट्रपति की इसके लिए मंजूरी के लिए जाना होगा। ठीक, चलिए आईओएस सागर, ये तो बेसिकली क्या है, नौसेना का हमारी एक सागर पहल है, इंडियन ओशन शिप सागर पहल के। सागर और महासागर पहल हमने देखा है ना, सागर और महासागर, सागर तो है ही क्षेत्र में सभी की सुरक्षा के लिए विकास, और महासागर पहल जो एकदम रिसेंट है वो क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट और सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। बेसिकली क्या है, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और जियोपॉलिटिकली रूप से सागरीय संसाधनों का दोहन करके अपना विकास करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिससे हिंद महासागर के संसाधनों का दोहन किया जा सके। और हिंद महासागर की भू राजनीति में हम तो अपनी भूमिका को मजबूत कर ही पाए, साथ साथ हम अपने साझे मित्रों को भी एक कोलिशन बना पाए। तो यही है ना लक्ष्य। तो ये हमारा जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए और भू राजनीति को सागरीय क्षेत्र में वो महासागर और सागर फ्रेमवर्क हम काम करते हैं। इसी के अंतर्गत इंडियन ओशन शिप सागर पहल का दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो बेसिकली इसमें क्या, जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 16 देशों ने इसमें भाग लिया। ठीक, और ये क्या है, ये मित्रवत देशों के नौसैनिक कर्मियों में भारतीय नौसेना के जहाज प्रशिक्षण लेने और साथ चलने में सक्षम बनाना है। तो यही है, उसी सहयोग को बढ़ावा देना जिससे मित्रवत राष्ट्र साथ में आएंगे और ब्लू इकोनॉमी में हमें बढ़त मिलेगी। ठीक है, यूनिक में यूनाइटेड नेशन नेशनल एजेंसी, यूनाइटेड नेशन, हाँ यूनाइटेड नेशन इंटरनल ग्रुप ऑफ मोर्टेलिटी, हाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड, और ये समूह है जो ग्रुप जो है इसकी बात करता है, और एस्टिमेट। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और एस्टिमेशन यूनिक में यही है, बाल मृत्यु दर अनुमान पर संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह। तो ये यूनिक में यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि क्या WHO और यूनेस्को के अंतर्गत आती है। ठीक है, यूनेस्को के अंतर्गत बेसिकली आती है ये बाल। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है, बाल मृत्यु दर का स्तर और रुझान रिपोर्ट 2025। तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली मानवीय स्वास्थ्य और समाज के सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश में क्या बाल मृत्यु दर काफी अधिक था, जो कि अब घटा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है भारत के लिए कि जो रिपोर्ट में जारी की गई है यूएन की संस्था के द्वारा, जो कि 1990 में 127 था, हमारे यहाँ 2024 में 26.6 हो गई, जो 69% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। तो काफी बड़ी गिरावट है। और उसी में बाल मृत्यु दर को दो पार्ट में अगर मतलब अलग अलग देखा जाए, तो नवजात मृत्यु दर 2024 में 17 हो गया और शिशु मृत्यु दर
23.3 हो गई। ठीक है, प्रगति का कारण क्या है? इस प्रकार की संस्थागत पहल मतलब क्या? कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मतलब जन्म के समय जो सपोर्ट दिया जाना चाहिए संस्थागत, कि प्रसव कहाँ हो, डिलीवरी कहाँ हो, किसी हॉस्पिटल में ही हो, नजदीकी हॉस्पिटल में ही हो। उसके बाद क्या, जो प्रेगनेंसी के दौरान माता को और बच्चे का ख्याल रखने के लिए जो उसके स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो दी जाए विभिन्न प्रकार की पहलों के अंतर्गत, ये सब चीजें। उसके बाद भी जन्म लेने के बाद, शिशु जन्म लेने के बाद भी दोनों का ख्याल रखने के लिए भी योजनाएं हैं जो ये कवर करती है सारी चीजें। तो इस सबसे जो है ना, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर जो है में कमी आई है। उसके साथ साथ क्या, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उससे रक्षा में ये मदद करता है, टीकाकरण कार्यक्रम। सिपकिला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है। सिपकिला दर्रा क्यों चर्चा में है? कि 1 जून से हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा है माध्यम से व्यापार शुरू होगा। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में, जो कि कोविड और डोकलाम जो गतिरोध था वो बंद हो गया था। और उसके बाद भी क्या है कि वर्ष 2025 में भारत और चीन द्वारा निर्दिष्ट व्यापारिक मार्गों के माध्यम से, और भी व्यापारिक मार्ग है इन दोनों के बीच में, वो भी देख ले। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, उसका सिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम में हो गया। हाँ, ठीक है। लिपुलेख दर्रा चीन, तिब्बत और नेपाल के ट्रांजैक्शन पे स्थित है। लिपुलेख दर्रा ये देख लोगे आप, ये ऐसे जो ऐसे आता है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, जहाँ पे नेपाल भी है और ये इधर से चीन भी है। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ट्राई जंक्शन पे। तो ये जो रीजन है ना, नेपाल भी इसमें, इसी में काला पानी, लिम्पिया धुरा, ये सब रीजन। यहाँ पे लिम्पिया धुरा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिपुलेख है, ये ध्यान में रखेंगे। और काला पानी इस बीच में है, जिसको नेपाल भी क्लेम करता है कि ये हमारा स्थान है। उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड है पूरा, है ना, उत्तराखंड का यही जिला। तो यहाँ पे लिपुलेख हो गया, यहाँ पे काला पानी, और ये लिम्पिया धुरा, ये जो डिस्प्यूटेड, मतलब डिस्प्यूटेड नहीं, मतलब नेपाल की तरफ से उस पर क्लेम किया, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे विवाद की तरफ। सिपकिला दर्रा क्या भारत और तिब्बत को जोड़ता है, और इससे पहले मेमला या साझा दर्रा के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी पे सिपकिला दर्रा सिपकिला से ही भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साउथ पार्स गैस क्षेत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। साउथ पार्स गैस क्षेत्र अभी क्या है कि अभी जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, और ये जो ऐसे यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ये हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये पर्शियन गल्फ है। अब थोड़ा सा मैंने इसको, ये ऐसे जो जाता है, यहाँ पे क्या है, ये कतर है यहाँ पे, ठीक है। और कतर और ये ईरान वाला जो बॉर्डर है, इसके बीच में, मतलब ये कतर, ये ऐसे लंबा सा निकला हुआ है, ये ऐसे इस पे, और ये जो इसके बाद जो समुद्री क्षेत्र है, और ये जो ईरान वाला जो पार्ट है, यही साउथ पार्स रीजन है। जिसमें जो कतर वाला साइड है वो क्या है, जो कतर वाला साइड है, साउथ पार्स गैस क्षेत्र जो है ना, वो ईरान का दक्षिणी तट है। मतलब उधर से क्या ईरान है, और उसको ही साउथ पार्स गैस क्षेत्र बोलते हैं। और नीचे से जो ये इलाका है, ये सागरीय इलाका है, ये बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर, सॉरी, ये पूरा का पूरा गैस फील्ड है। और नीचे वाला जो है नॉर्थ डोम है, नॉर्थ डोम। और जिसके टिप पे जो कतर में है, ये जगह है जो यहाँ पे रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो गैस के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कतर में। तो ये पूरा का पूरा रीजन दुनिया में गैस प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि सब पे जो है ना हमले किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्षेत्रों पे, इसलिए गैस की कमी में जो है, गैस के सप्लाई में जो है ना कमी देखी जाए। तो यही हुआ है मुद्दा कि महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनाओं पे, जैसे तेल भंडार, निर्यात सुविधा आदि पे किया जाए। तो वही कि जो साउथ पार्स रीजन है, सटा हुआ किससे, नॉर्थ डोम गैस क्षेत्र से, ये ध्यान रखेंगे। और दुनिया के विशाल गैस भंडारों में से एक है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार बनाते हैं दोनों मिलकर।
दोनों के। तो यही क्या रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पे जो है ना अभी हमला किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात संयंत्र है। उसका एक शाह गैस संयंत्र भी अबू धाबी में, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा सौर गैस क्षेत्र है। सौर गैस क्या होता है? ये वो प्राकृतिक गैस है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च मात्रा होती है। तो याद ध्यान में रखेंगे, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। डाक मत पत्र, डाक मत पत्र क्या होता है? डाक मत पत्र वो जो डाक के द्वारा दिया जा सके, है ना। किनको ये अलाउ किया जा सकता है? जो इलेक्शन के दिन अवेलेबल नहीं हो सक रहे हैं आसानी से। तो ये कौन-कौन लोग हो सकते हैं? दिव्यांग लोग हो सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। तो चर्चा में इसलिए है कि अभी वही किया गया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग और दिव्यांग लोगों को ये मत पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। अब कानूनी ढांचा क्या है? कौन सा कानून? निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसको संचालित करता है, ठीक है, इस व्यवस्था को। और बेसिकली मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मत डाक पत्र पर अपना वोट डालने के लिए अनुमति देता है, ठीक। कि आप अपने घर पे लाके वो चीजें वो करके अपना मत डाल के और दे सकते हैं। उसके बाद क्या है? पात्रता, कौन-कौन लोग इसमें पात्र हैं? सबसे पहले सेवा मतदाता, मतलब सेवा मतदाता मतलब सर्विसेज में जो लोग हैं, पुलिस वगैरह जो फोर्सेज में हैं वो। विशेष मतदाता में राष्ट्रपति, राज्यपाल ऐसे लोग होंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे। विशेष में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, ये भी हो सकता है कि अवेलेबल ना हो पाए, तो ये ध्यान में रखें। अनुपस्थित मतदाता, 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि। निवारक निरोध के तहत रखे गए और चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मी, तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें हैं से तो ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। हो सकता है राष्ट्रपति दे दिया जाए उसमें, तो ये भी चीजें हम लोग ध्यान में रखना, क्योंकि विशेष मतदाता के अंतर्गत वो आ जाएंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड हैप्पीनेस से संबंधित अभी क्या है, खुशहाली और सोशल मीडिया थीम के साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की गई है। इसमें युवाओं की खुशहाली में चिंताजनक गिरावट पर प्रकाश डाला गया। और ऐसे सोशल मीडिया के उपयोग से जानते ही हैं हम लोग, आजकल सोशल मीडिया की लत काफी चीजें बढ़ गई है और ये काफी समस्या भी हो रही है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक स्तर पे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जहां स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वहीं पे मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों के, बच्चों का डैमेज हो रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस के बारे में देख लेते हैं। प्रकाशक कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में। शीर्ष 3 देश कौन है? फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। अंतिम 3 देश कौन है? अफगानिस्तान, सियरलियोन, मलावी। भारत का स्थान क्या है? 147 देशों में 116। ये कहीं हम लोग यूज कर सकते हैं मेंस में भी लिखने के लिए, ऐसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 2025 में क्या था? 118, ठीक है, तो सुधार ही है। 2024 में क्या था? 126। चलिए, खर्ग द्वीप, ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। यही मैं जो अभी बता रहा था, कतर यही है, और यही पूरा का पूरा साउथ पार्स रीजन है ये। तो जो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ डोम है, और ये साउथ पार्स गैस है, और यहीं पे ये रास जो कतर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था गैस वो था। तो इसी की बात की जाती है। अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट आ गया, क्या? खर्ग द्वीप। अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला किया, जैसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा। अब देख लो, ये क्या पर्शियन गल्फ है, इसमें क्या है? ये है खर्ग आइलैंड, जो कि एकदम ईरान के बॉर्डर पे है। और ये इसका क्या है? जो सप्लाई लाइन को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो पोर्ट है, और उसी को बंद करना, मतलब उस जो भी ईरान सप्लाई कर रहा है तेल गैस, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ना है। तो यही खबर थी, बस इतना। ईरान के तट पर होर्मुज जलसंधि के उत्तर पश्चिम में स्थित ईरान का लगभग 90% तेल का निर्यात इसी रूप से किया जाता है। तो अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर दिया गया, तो ईरान की कमर तो ही जा सकती है आर्थिक रूप से। तो यही रणनीति थी। सुर्खियों में स्थल फिर से वही पर्शियन गल्फ आ गया। एक और आइलैंड है, फुजीरा आइलैंड। ये देखोगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर था, देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात का ऐसे ऐसे है। और ये जो ब्लॉकेट किया गया है, ये ब्लॉकेट जो किया गया है, इस बीच में किया गया है। तो यहां पे जो भी होंगे सब ब्लॉक, ठीक है ना। लेकिन ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात के पास फायदा ये है कि इसका इस कोस्ट पे भी पोर्ट है, उसका नाम है फुजेरा, और फुजेरा काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो अगर ये रास्ता ब्लॉक है, तो यहां से चीजें, क्योंकि मेनलैंड से आके यहां से चीजें काम कर सकता है। ये मात्र जो है कुछ किलोमीटर, ये मतलब 60-70 किलोमीटर ही है डिफरेंसेस, 17 समुद्री माइल की दूरी पे ही अवस्थित है ये फुजेरा, मतलब इस साइड वाले पोर्ट से। तो ये रणनीतिक रूप से जो हॉर्मुज जल भूमध्य की जो ब्लॉकेट की स्थिति बनी है, उसमें फुजेरा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चर्चा में था ये
फुजेरा बंदरगाह। और फुजेरा बंदरगाह के साथ-साथ कुछ बंदरगाह भी, जैसे जेबल अली बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह है उसका, और उसके बाद हाइफा बंदरगाह जो इज़राइल में हाइफा शहर भी है, अल फाब बंदरगाह जो इराक का है, ये सब भी चर्चा में रहे हैं। तो कभी भी इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहाँ-कहाँ है, मैच करने के लिए। खास करके जो डिस्टर्ब रीजन होते हैं, यूपीएससी उनमें जो स्थान जो चर्चा में रहते हैं उनको दे देती है। सीरिया वॉर में भी जब हुआ था आईएसआईएस वगैरह, उस समय चीज़ें हुई थी, तो उस समय भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उस वर्ष। हुँ। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है मेंशन करना यहाँ पे। तो चलिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाएँ, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी कमियों को भी बारे में पता लग पाएगा, और ये भी पता लग पाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।